नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पूर्व जन्म शाप 25 और ये भ्रातृ शाप का आखिरी पाठ। और हम जानते हैं कि पितृ श्राप मातृ श्राप समाप्त हो गया और भ्रातृ श्राप भी समाप्त हो गया। यहाँ सूर्य के साथ राहु हो तो पितृ श्राप, चंद्रमा के साथ राहु हो तो मातृ श्राप और ग्रहण दोष आदि बोला जाता। लेकिन आपने पाठ में देखा कि ऐसा कुछ नहीं होता और पाठ को समझने की ज़रूरत है। अब मंगल के साथ इन लोगों को बोलना नहीं आता, जो इस संवाद को बोलते हैं उनकी बात मैं करता हूँ और ये हमेशा से करूँगा। अगर एक शब्द यदि आपके समझ में आ जाएगा तो आप बदल सकते हो और उनको भी बदल सकते हो। अगर रोज़ लोग ऐसे बोलेंगे और प्रत्युत्तर देने वाला अधिक हो जाएगा तो वो ज़रूर सीखना चाहेंगे। और हम सभी ऐसे ज्योतिषियों को भी आमंत्रित करते हैं कि ऐसे दोषों का प्रचार न करें जो होता ही नहीं है और इसको डर का व्यवसाय न बनाएं। इसीलिए हमने क्रम से सारे पाठ ले लिए, सारे श्लोक बताना है यहाँ हमको, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। आपका भी समय ज़्यादा जाएगा, मेरा भी जाएगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आगे पाठ को पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। कहते हैं भ्रातृ से मृत्यु भावस्थे, अर्थात जो भ्रातृ स्थान का स्वामी हो वो कहाँ हो? अष्टम में हो, अर्थात तृतीय से यहाँ हो। पुत्रस्थे कारके तथा, और पुत्र स्थान में कौन हो? कारक हो। कारक कौन होता है पुत्र का? गुरु। बहुत सरल है। भ्रातृ स्थान आना है, पुत्र स्थान आना है, गुरु आना है, मंगल आना है। अगर चर्चा में ये आ रहा है तभी हम भ्रातृ शाप की बात कर रहे हैं। नवम चर्चा में रहेगा तो पितृ शाप, चतुर्थ चर्चा में रहेगा मातृ शाप, तृतीय चर्चा में रहेगा तो भ्रातृ शाप। ये सब भी आप लोगों को धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। अब क्या कहते हैं कि इस स्थान का स्वामी देखिए यहाँ आ गया। ये स्थान आना अच्छा है क्या? नहीं। इस स्थान से 8वां है और इस स्थान से ये 6ठा स्थान है। अगर एक से कुछ अच्छा हो जाता तब तो समझ में आता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रटने की जरूरत नहीं, उसको भी समझ लीजिए ना, कितना अच्छा आसान हो जाएगा। अब कहते हैं पुत्रस्थे कारके तथा, कि पुत्र भाव में अर्थात पंचम भाव में कौन हो? कारक हो। और कारक कौन है? गुरु है। अब उसके बाद क्या कहता है? राहु मंद दृष्टे, तो राहु यहां से भी दृष्टि डाल सकता है, शनि यहां से भी दृष्टि डाल सकता है, राहु यहां से भी दृष्टि डाल सकता है, शनि यहां भी बैठ के दृष्टि डाल सकता है। ये अब आप लोगों को देखना है। और दोनों दृष्टि डाल रहा हो या दोनों इसके साथ हो जाए, लेकिन यहां दृष्टि है तो दृष्टि को ही ज्यादा समझना है। तो राहु मंद दृष्टे भ्रातृ शापात सुतच्छय। अब राहु भी देख ले, शनि भी देख ले। मान लीजिए कि यहाँ शनि बैठ गया, यहाँ राहु बैठ गया, तो यहाँ से राहु की दृष्टि हो गई गुरु के ऊपर और यहाँ से शनि की दृष्टि हो गई गुरु के ऊपर। और ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अर्थात ये नाश स्थान में पहुँच गया। तब कहेंगे कि अब पितृ शाप लग गया। अब पितृ शापात सुतच्छय, संतान की हानि होगी और कोई हानि नहीं। गुरु पंचम में बैठा है, गुरु से संबंधित सारे फल अच्छे हो जाने लगेंगे। क्या कारक भाव नासाय जैसे शब्दों का यहाँ कोई प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए इसको याद नहीं रखना। यहाँ पे गुरु को पंचम में बिठाया, लेकिन उसके बाद क्या है? इन दोनों की दृष्टि हो गई। यहाँ हमारे शास्त्रकार का संदर्भ ये हो सकता है कि गुरु उस भाव की हानि करता जहाँ स्थित होता। सिर्फ कारको भाव नाशाय बहुत जगह लिखा गया है, उसको यथा स्थिति में पढ़ना उचित नहीं है। लेकिन अगर यहाँ ये शनि और राहु से दृष्ट नहीं होता तब हम यहाँ ये दोष नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पुत्र के कारक शनि और राहु से दृष्ट हैं। इसीलिए हम कहते हैं
भ्रातृशापात सुतच्छयः, और हमेशा दोहराएंगे कि ये जो सुतच्छयः शब्द है ये पूरे होरा पराशर में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, इसीलिए कि आप भटके नहीं। इस कॉम्बिनेशन सिर्फ संतान की हानि बताया जा रही है। अन्य जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप अपने हिसाब से, अपने एंगल से उसको देख करके देंगे। अब चलिए दूसरा श्लोक क्या कहता है। कहता है नास स्थान धीपे पुत्रे। अब नास स्थान कौन सा होता है? 8वां। ये है नास स्थान। यहाँ धीपे, नास स्थान धीपे पुत्रे। अब इसका स्वामी कहाँ आ जाए? इसका स्वामी यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ हो गया अष्टमेश। भ्रातृनाथेन संयुते। अब किसके साथ हो जाए? इसके स्वामी भी यहीं आ जाए, तृतीयेश। देखिए अपने आप समझ में आएगा, रटने की जरूरत नहीं। अष्टम का स्वामी यहाँ आना एक तो ऐसे अच्छा नहीं। किसके साथ हो गया? तृतीयेश के साथ हो गया, तो ये भ्रातृ स्थान के स्वामी को पीड़ित कर रहा है। अब इसके बाद जो कहता है रंध्रे अरार की। अब यहां क्या कह रहा है? अरार की, अर्थात मंगल और शनि। मंगल और शनि यहां हो जाए। रंध्र स्थान भी इसी को, छिद्र स्थान भी इसी को, नास स्थान भी इसी को, मृत्यु स्थान भी इसी को, कई नामों से हम एक भावों को जानते हैं। तो रंध्रे अरार की संयुक्ते, अर्थात इस स्थान में मंगल यदि शनि के साथ संयुक्त है। अब मंगल कौन हो गया? इस भाव के कारक। तो कारक देखिए कहाँ हो गया? अष्टम में। और किसके साथ हो गया? शनि के साथ हो गया। और शनि को पाप प्रभाव देने वाला ग्रह कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन यदि साप के अंतर्गत आता है तो उसमें शनि ज़्यादा प्रभावी है, ये भी आप ध्यान देखिएगा, राहु नहीं। तो यहाँ मंगल और शनि हो जाए तो तृतीयेश के साथ अष्टमेश, और तीसरे और 8वें का स्वामी पंचम में बैठ गया, तो पंचम की ऐसे भी हानि हो गई। और कारक शनि के साथ हो गया। तब क्या कहते हैं? भ्रातृशापात सुतच्छयः। आखिरी पाठ है, इसमें आप लोग हमेशा समझिएगा, जैसे ही भ्रातृशाप का बात हो तो लग्न कौन कौन इन्वॉल्व होता है वो समझना है। लग्न, तीसरा, ये दोनों इन्वॉल्व होगा। और 5वां, ये तो पंचम भाव जिसको 5वां कहेंगे, ये तो केंद्र में रहेगा, क्योंकि इसी से तो साप को समझना है। पूर्व जन्म की बात तो यहीं से होगी। अब कारक के रूप में, इसके कारक के रूप में गुरु, और तृतीयेश के कारक के रूप में मंगल, ये आएगा। विशेष रूप से पीड़ित करने वाला भाव, पीड़ित करने वाला भाव जो है वो 8वां और 12वां होगा। और विशेष पीड़ा देने वाला ग्रह वो शनि होगा, और उसके बाद राहु होगा। इससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत कहाँ होगी। अब दृष्टि अन्य ग्रह कहीं से भी दे रहे हो, वो राहु शनि ही है। और यही चीज जैसे तीसरा हटा देंगे, चतुर्थ लिख लेंगे, और यहाँ से मंगल हटा देंगे, चंद्रमा लिख लेंगे, तो मातृशाप होने लगेगा। ठीक है, थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन में फर्क है, तो इस बात को समझिए। और जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो आपके समझ में आता है कि निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सांप का नाम भूल गए, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अब क्या हानि बताएंगे? सुतच्छयः, संतान की हानि। और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। अब मंगल यहाँ है, इसकी क्या हानि हुई? शनि यहाँ है, इसकी क्या हानि हुई? अब इसको अलग से और किसी चीज़ के रिजल्ट के विषय में समझ सकते हैं क्या?
तो ये आप लोग आगे समझिएगा। ऐसे स्थिति में शायद हो सकता है कि उसको वर्तमान मतलब इस जन्म में भी भाई नहीं हो छोटा, क्योंकि यहाँ मंगल अष्टम में चला आया और शनि के साथ हो गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ धनु राशि है और यहाँ गुरु की राशि है मीन और इसका स्वामी गुरु यहाँ बैठ गया। तो हम तो कहते हैं कि आप सबसे वर्स्ट कंडीशन, सबसे खराब स्थिति कौन कौन से लग्नों में बनता है उसको नोट कर लीजिए। अब गुरु जब यहाँ आ जाएगा तो सबसे पहले साचर्य के नियम से ही जान गए कि गुरु को अब अष्टम का तो दोष ही नहीं लगना, तो ये दोष खत्म हो जाएगा। तो कहाँ लगना और कहाँ नहीं लगना 12 के 12 लग्नों को बना करके चेक कीजिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए। हम बहुत छोटा छोटा पाठ देते हैं, हमारा 10 मिनट का पाठ है, आप 10 मिनट में समझ जाएंगे। अगर एक साथ दिमाग में सारी बात नहीं आती है तो थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, और अभ्यास कर लेंगे तो जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। और यदि हमारे पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी आपको आ रही हो, पाठ कंटिन्यू में आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, तो सभी बातों के लिए लिखें, लेकिन इतना जरूर लिखिए कि किस पाठ से संदर्भ में, कौन से पाठ में और क्या समझ में नहीं आया। क्योंकि आप जानते हैं कि 600 से ऊपर पाठ हो चुके हैं। अब उसमें से हमें ये नहीं पता चलता कि आपने प्रश्न कहाँ से किया। प्रश्न समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ नहीं समझा, आपने क्या नहीं समझा। तो उसको थोड़ा सा उजागर करके लिखेंगे तो हमारे लिए जवाब देना आसान होगा। और ये भी समझिएगा कि हम सिर्फ पाठ से संबंधित ये एजुकेशनल जो भी प्रश्न का उत्तर है उसके लिए चार्ज नहीं करते। बाकी हमारा फी है कुंडली विश्लेषण के लिए, उसके लिए तो आप फी जमा करके ही आएँ। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।